हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम चोपड़ा आज आपके सामने लेके आया हूँ NISM 8 का इक्विटी डेरिवेटिव का कंप्लीट कोर्स, जिसको मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने आपके लिए। इसमें मैं इसको पढ़ाने के साथ साथ में इसके कंप्लीट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको भी साथ लेके चलूंगा। और ये अपना जो टारगेट है इसका इन क्लासेस का, वो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर इनको कंप्लीट सिलेबस को खत्म करना है। हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये NISM होता क्या है। ये देखिए, एक सेबी का एक इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इसकी कुछ सीरीज होती है जो 1 से लेके लगभग 25 तक एग्जाम्स होते हैं, तो उनकी कुछ सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो 8 नंबर का जो है, इसमें अपने को मिलता है इक्विटी डेरिवेटिव। तो इक्विटी डेरिवेटिव क्यों चाहिए भाई, ये किस किस के काम आता है, किसके काम नहीं आता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो जो इक्विटी डेरिवेटिव का सिस्टम है, ये सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए। एक तो जो ब्रोकर्स के पास में काम करते हैं, ब्रोकर्स जितने भी हैं ऑल ऑफ इंडिया में, उनके पास में आप RM, SM या डीलर, इनकी जॉब के रिगार्डिंग या जॉब करते हैं, तो किसी भी ब्रोकर कंपनी में जॉब करने के लिए मेनली अपने को इक्विटी डेरिवेटिव का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसकी वैलिडिटी जो होती है, वैलिडिटी वो 3 साल की होती है। हर 3 साल में इसको रिन्यू आप करवा सकते हैं। रिन्यू कराने के 2 तरीके, या तो दोबारा से एग्जाम आप दे सकते हो, और सेकेंड एग्जाम है CPE का, ठीक है। तो NISM का आप समझ ही गए। ये NISM केवल और केवल आपका एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करता है। फेल होते हैं, पास होते हैं, इसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो सर्टिफिकेट बन के आता है वो सेबी की तरफ से आता है, सेबी उसको फाइनलाइज करता है, वो सेबी उसको इश्यू करता है, जो आपको ये मिलता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हम इसमें जो चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। तकरीबन इसमें 10 से 12-13 चैप्टर के करीब होंगे मेरे ख्याल से। और हम सभी को हम ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसको लगभग में 12 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट इसको खत्म करें। इसमें आपको जो भी पढ़ाएंगे हम, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। इक्विटी इस एग्जाम में अपने को मिलते हैं 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसको अपने को 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है, और नेगेटिव मार्किंग 25% होती है। और एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको 60% की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में आप ये काम कर सकते हैं, या तो आप अपना कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, या वहां पे एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफिस पे कैलकुलेटर ओपन करके आप, ये फैसिलिटी आपको मिलती है। ओके, आगे चलते हैं हम। इसके देखिए तकरीबन 12-13 जो भी चैप्टर हैं, एक बार देख लेते हैं कितने हैं। हाँ, टोटल 10 चैप्टर है। पहले इसमें ज्यादा हुआ करते थे, 12 चैप्टर हुआ करते थे। अभी इसको थोड़ा सा इन्होंने सेटअप करके इसको कम कर दिया, 2 चैप्टर। इसमें वेटेज आप देख लीजिए। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, ये 10 मार्क्स का है। इंडेक्स के बारे में सब कुछ डिटेल, और आज हम ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर ऑप्शन के फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स के बारे में ये वाला ये चैप्टर है, ऑप्शंस के बारे में है। और कुछ स्ट्रेटेजीज है, ये आता है 5th चैप्टर। और ट्रेडिंग मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, ये आता है। इनको हम अलग अलग तरीके से लेंगे और कोशिश करेंगे इन दोनों का अपना कंबाइंड एक क्लास ले। एक क्लास ये हो गई, बाकी की इनकी सिंगल सिंगल हम क्लास लेंगे, और एक इनकी कॉमन करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, और एक अलग से क्लास इसकी होगी। ये इसका वेटेज वाला सिस्टम है। तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को ज्यादा फोकस करना है इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा। दूसरी बात रही इनकी, इनमें आराम से आप पूरे 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हो। और बाकी बचे ये तकरीबन ये मान के चलो 70 मार्क्स के ये हैं। 70 मार्क्स में से इजिली आप 50 मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हो, बहुत आराम से, बिना कुछ ज्यादा टेंशन के। केवल आप मेरी क्लासेज में भी रहते हैं ना, तो भी आप आराम से 50 नंबर इसमें से ला सकते हो। बाकी बचे ये,
इनमें से इजिली आप पे 10 मार्क्स इजिली लेके आ सकते हो, बाकी 15 ये मतलब मोटा मोटी इसमें मान के चलो 80 से अबो आपकी परसेंटेज इजिली बन जाएगी अगर आप मेरी इस एग्जाम में रहते हो, 15 दिन मेरे साथ में रहते हो, 10 दिन मेरे साथ में रहते हो, तो बहुत आराम से। ठीक है, देखिए ये अपना फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में अपने को क्या 4 चीजें पूछी है इन्होंने। मीनिंग्स ऑफ डेरिवेटिव, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। हमने को ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चलूंगा यहाँ पे, और मैं आपको वही कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उस टॉपिक में से आपके कवर करता चलूं कि क्वेश्चन किस जगह से बनता है और कौन सा नहीं बनता है, उसमें मैं कोशिश करूं कि मैं वही चीज आपको पढ़ाऊं, फालतू की चीजें ना पढ़ाऊं। देखिए फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो यहां से आते हैं। इन चारों लाइनों में से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि इनमें से कौन सा मेटल डेरिवेटिव नहीं है। ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, एक कोल दे देंगे, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कोल, तो आपका आंसर क्या होगा? मेटल नहीं है, कोल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इनमें से एनर्जी का कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे कॉपर, निकल, कॉफी एंड नेचुरल गैस। एनर्जी का कौन सा है? नेचुरल गैस। तो इस तरीके से अपने को ये देखना है। एग्री कमोडिटी कौन सी नहीं है इनमें से, तो वो क्या करेंगे? व्हीट, शुगर, कॉफी एंड एक क्रूड ऑयल दे देंगे आपको। तो एग्री कमोडिटी कौन सी नहीं है? क्रूड ऑयल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इनमें से फाइनेंशियल असेट्स कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस तरीके का यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम टाइम ये आता ही है। तो हमने को ये देखना है कि मेटल कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। ये केवल पढ़ने की चीजें हैं, आप बुक लेके अपनी पढ़ सकते हैं। जहां से क्वेश्चंस आते हैं मैं वो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री और इवेल्युएशन कहां से होता है। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि डेरिवेटिव मार्केट की स्टार्टिंग कब हुई थी, कौन सी सेंचुरी में हुई थी। यहाँ पे आंसर आता है इसका 12th सेंचुरी में। एकमात्र ये क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है सीबोट। सीबोट की स्थापना कब हुई थी? शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड 1848। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है अपना ये सीबोट हो गया अपना, हाँ सीबोई। यहां से एक क्वेश्चन आता है शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ये 1973 में। और यहां से ज्यादा और क्वेश्चन बनता नहीं है, तो फालतू मेरे को लगता नहीं कि इसमें से कुछ पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। केवल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज ये आती है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते क्या है। हम ये एक बार ये देख लेते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है? तो डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो खुद अपने हिसाब से ना चल के किसी अंडरलाइंग असेट्स के थ्रू वो मूवमेंट करता है। अंडरलाइंग असेट्स जिस पे वो निर्भर करता है। जैसे कभी आपने सुना है ये चीज, एक होता है ट्रैक्टर, एक होती है ट्रॉली। अगर कोई बोले ट्रॉली चल रही है तो कैसा लगेगा आपको? वो सेम सिनेरियो यहाँ पे डेरिवेटिव पे लागू होता है। कोई बोले ट्रैक्टर चल रहा है खुद से, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर तो चलने का काम ही है ट्रैक्टर का तो। लेकिन ट्रॉली कैसे चलेगी? वो ट्रैक्टर के अटैच होकर ट्रैक्टर उसको खींचेगा तब ट्रॉली चलेगी। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव है एक ट्रॉली, और जो अंडरलाइंग असेट्स है, अंडरलाइंग जो असेट्स है वो क्या है? ट्रैक्टर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव खुद ना चल के अपनी अंडरलाइंग असेट्स से या जो भी फाइनेंशियल असेट्स है उसकी चलने पे ये रहती है कि वो चलेगी तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम इंडियन डेरिवेटिव मार्केट पे। सबसे पहले इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की स्थापना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन आए कि इंडियन डेरिवेटिव का फ्रेमवर्क, अगर फ्रेमवर्क की बात हो ना तो एलसी गुप्ता कमेटी 1996। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आए तो करना है ये। और दूसरी अपनी बात आती है मेजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कौन सी? ये आती है JR वर्मा कमेटी, जो जिसने क्या किया था? रिकमेंड किया था मेजर ऑफ रिस्क कंटेनमेंट के बारे में। तो रिस्क वाली जहां पे भी क्वेश्चन आ जाए, ये 98 की, तो रिस्क वाली बात आए तो JR वर्मा कमेटी। और डेरिवेटिव फ्रेमवर्क, डेरिवेटिव की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो LC गुप्ता कमेटी 1996। अपने को ये आंसर यहाँ पे करना है। ओके आगे चलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट का जो एक्ट है, रेगुलेशंस है, वो किसके थ्रू चलता है?
तो ये आता है SCRA, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1999। हमने को ये देखना है SCRA 1999, ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव प्रोडक्ट की स्थापना किसने करी थी? जून 2000 में सेबी की परमिशन से BSE और NSE इन दोनों ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी। ओके, और यहाँ पे कुछ है नहीं बाकी ज्यादा कुछ पढ़ने वाली चीजें, बस आपको केवल ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1999 और स्थापना सबसे पहले कब स्टार्टिंग हुई थी? तो जून 2000 में सेबी की परमिशन से BSE और NSE ने अपने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में स्टार्टिंग किया था। अब चलते हैं हम आगे। एक होता है फॉरवर्ड, इसके कुछ डेरिवेटिव मार्केट के कुछ प्रोडक्ट हैं, तो उन प्रोडक्ट की बात हम करें तो एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड्स क्या होता है? इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ये एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जो बाई और सेल के लिए होता है कि एक अंडरलाइंग असेट से सर्टेन फ्यूचर डेट को, कि भविष्य की एक निश्चित तिथि को हम दोनों बाई सेल करेंगे, दोनों पार्टी के बीच में बाई सेल होगा इस प्राइस पे। यहां पे आता है प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस दैट प्री डिसाइडेड, पहले से फिक्स हो जाती है कि जैसे दो पार्टी है ए और बी, ये मान के चलो, तो ए बी के पास जाता है और बोलता है कि भैया आज 1 जनवरी 2025 है, तो मैं आपसे 1 अप्रैल 2025 को गेहूं 3000 पर क्विंटल के हिसाब से 100 क्विंटल गेहूं खरीदूंगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड, ठीक है। तो बी बोलता है कि ठीक है, आपको मैं ये दे दूंगा 3000 पर क्विंटल के हिसाब से 100 क्विंटल गेहूं आपको मैं बेच दूंगा। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में बाई सेल करने का किसी अंडरलाइंग असेट्स का एक सर्टेन फ्यूचर डेट को, जिसमें प्राइस पहले से फिक्स होती है, प्री डिसाइडेड, और इसको हम बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। OTC क्या होता है? जो एक्सचेंज के बाहर, एक्सचेंज कौन सा? जो भी जैसे NSE है, जैसे BSE है, MCX है, ये एक्सचेंज होते हैं जहां पे ट्रेडिंग होती है। उन एक्सचेंज के अलावा बाहर जाके कोई दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे या कुछ भी करे तो उसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे उसकी टाइम ऑफ डिलीवरी की बात होती है कि ठीक है, आपको से मैं ये चीज खरीदूंगा इस रेट में, ये अपना हो गया फॉरवर्ड्स। अब दूसरा आता है फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होता है इसी की तरह, पर ये OTC नहीं होता, ये ट्रेड एक्सचेंज पे होता है, ठीक है। सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज यानी रेगुलेटेड एक्सचेंज के थ्रू ये डील होती है, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम ये आती है, इससे आप करते हैं तो यहां पे सामने वाला फेल हो सकता है, सामने वाला मना कर सकता है कि मैं नहीं करूंगा। यहां पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे नेगोशिएट भी नहीं हो सकता, दो पार्टीज के बीच में जो भी है वो सब कुछ पहले से प्री डिसाइड है कि आपका ये जो फ्यूचर है वो कितनी क्वांटिटी उसकी पहले से फिक्स है जो ट्रेडिंग होती है। जैसे मैं एक बात करूं निफ्टी की, निफ्टी 50 का एक फ्यूचर जो होता है हर महीने का होता है, हर महीने को एक्सपायर होता है, उसका 75 का लॉट साइज है। तो बस ये फिक्स है पहले से, आपको जो भी खरीदना, जो रेट चल रही है उसमें आप खरीद सकते हो, जो रेट चल रही है उसमें आप बेच सकते हो, दैट इज फ्यूचर। तो फ्यूचर पहले से एक स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे बात आती है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर आज आल्सो, ठीक है। तो इसकी एक पहले से फिक्स होती है लॉट साइज, पहले से फिक्स होती है इसकी मैच्योरिटी डेट, ये पहले से फिक्स है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें है नहीं। अब आगे चलते हैं हम ऑप्शन और स्वेप्स, इनके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। ऑप्शन क्या होता है, स्वेप क्या होता है। कि ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट, ऑप्शन क्या करता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो राइट देता है खरीदने का, बट नॉट ऑब्लिगेशन, लेकिन दायित्व ही नहीं है, ये केवल खरीदने का अधिकार देता है, राइट देता है, दायित्व नहीं, लाइबिलिटी नहीं, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल द अंडरलाइंग बिफोर स्टेटेड डेट एंड स्टेटेड प्राइस। ये पहले से फिक्स है, उसको केवल अधिकार देते हैं। कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जैसे मान के चलो कि अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो निफ्टी के कुछ ऑप्शंस चलते हैं जिनको बोलते हैं CE एंड PE, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। ये कॉल होती है अपनी
कि जिसको लोग खरीदते क्यों है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। पुट इसलिए खरीदते कि मार्केट नीचे गिरा, निफ्टी नीचे गिरा तो पुट में फायदा हो जाएगा पुट खरीदने वाले को, ऐसा वो मानते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, इसमें कुछ 50% राइट है, 50% गलत है। जब आगे ऑप्शंस की डिटेल में क्लासे होगी तब मैं बताऊंगा उस जगह पे कि क्या है क्या नहीं है। तो ऑप्शन से एक कॉन्ट्रैक्ट है जो गिव्स द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग बिफोर stated date and stated price. The buyer of option pay the premium. इसका मतलब क्या है, जो खरीदने वाला है जब इसको खरीदने जाएगा तो इसकी जो प्राइस चल रही होगी 100-200 रुपए, ये प्रीमियम पे करता है। जबकि सेलर जो होता है वो प्रीमियम को रिसीव करता है। प्रीमियम को ये 100-200 रुपए किसके पास जाएगा, इसके पास। ये जो खरीदने वाला है ये पे करता है और ये जो पेमेंट आएगा इसके पास, सेलर के पास में, ये क्या करता है, रिसीव इसको। अगर ये 0 हो गया तो सेलर का फायदा, अगर यहां से ये बढ़ के 500, 400, 500 जो भी हो गया तो खरीदने वाले का फायदा। सिंपल। बाइज द राइट सेलर एन ऑप्शन रिसीव द प्रीमियम विद द ऑब्लिगेशन टू सेल और बाई अंडरलाइंग एसेट। बायर एक्सरसाइज इज राइट, मतलब बायर को अधिकार है कि उसको को चाहे तो खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन सेलर को ये अधिकार नहीं है। ठीक है। अब स्वेप्स क्या होते हैं, स्वेप एक एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज कैश फ्लो, यानी कि स्वेप एक ऐसा एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जो फ्यूचर डेट को, किसी भविष्य की एक निश्चित तिथि को प्री अरेंज फॉर्मूला के तहत एक केस फ्लो यानी कि पैसे की बात हो रही है यहां पे। तो फ्यूचर को जैसे मान के चलो कोई ए और बी पार्टी है, ये आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि भविष्य की, जैसे आज 1 जनवरी है तो वो बोलते हैं कि भैया 1 अप्रैल को मैं आपको 50,000 रुपए देना, 50,000 रुपए दूंगा। तो ये केवल एक प्री अरेंज फॉर्मूला के तहत केवल केस फ्लो की बात हो रही है। यहाँ पे केस फ्लो की बात आए ना तो मान के चलो स्वेप्स है। स्वेप इज एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज केस फ्लो, एक्सचेंज के थ्रू केस फ्लो इसके पास में आएगा। केस फ्लो की बात हो रही है, केवल और केवल अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक इस तरीके से है कि ये केवल और केवल एक मान सकते हैं फ्यूचर और उसकी तरह ही, ये एक उससे थोड़ा मिलता जुलता है। बट यहाँ पे अगर कहीं पे भी आ जाए क्वेश्चन में प्री अरेंज फॉर्मूला और दूसरा आ जाए एक्सचेंज केस फ्लो, तो मान लेना वो स्वेप्स होगा। आंसर होगा नीचे 4-5 ऑप्शन हो गए। एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज केस फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार। अगर दिन में 3 एग्जाम है तो 2 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भाई मैंने बहुत सारी एग्जाम्स में के क्वेश्चन देखे, मैंने इतने बंदों को पढ़ाया है, सब आके बोलते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया बस वही क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे, हमको ये नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे। तो बस आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी ना लेके वो चीजें पढ़नी है जो वहां पे आए। अब तीसरी चीज आगे हम चलते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होता है, मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं अपने, सॉरी मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक होते हैं हेजर्स, एक होते हैं ट्रेडर्स और थर्ड इज आर्बिट्रेजर्स। हेजर क्या होता है, जो हेज करके पोजीशन को हेज करते हैं, मिनिमाइज द लॉसेज रिड्यूसिंग दिस रिस्क को कम करके अपनी पोजीशन को इस तरीके से हेज करते हैं कि कुछ खरीदा कुछ बेचा और पोजीशन इस तरीके से हेज हो गई कि उसको अगर लॉस होता है तो बहुत कम होगा और प्रॉफिट आएगा तो भी ठीक ठाक आ सकता है उसको, या कम ही आएगा। हेजर्स देखते हैं। दे फेस रिस्क एसोसिएटेड द प्राइस अंडरलाइंग एसेट यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस देयर रिस्क, मतलब वो डेरिवेटिव का प्रयोग करके या उपयोग करके या उनको यूज करके, यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस देयर, यानी कि अपनी रिस्क को कम करता है, वही हेजर होते हैं, ये हेजिंग करते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट्स, शेयर प्राइसेस, बॉन्ड प्राइसेस, आपस में इनको मिक्सअप करके इस तरीके से प्राइस को रिड्यूस करते, मतलब रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। ये आप देखो। सेकेंड इज स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर किसको बोलते हैं, सट्टेबाज को। क्या होता है, सट्टेबाज। ये भैया
इनका काम क्या है, ये प्रिडिक्ट करते हैं पहले से कि अगली 10 मिनट में ऐसा होने वाला है। तो ऐसा होने वाला है तो वो सट्टेबाजी का एक तरीका है। ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक तरीके से सट्टेबाजी होते हैं, मान के चलो। वो अगले 10 मिनट का सोचेंगे कि 10 मिनट में मार्केट ऊपर जाएगा, मैं कॉल खरीद लेता हूं, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, उस तरीके से। और इनका काम क्या है, मार्केट में वॉल्यूम लाना। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किससे आता है, स्पेकुलेटर से। दे ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट, फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, प्राइस को, ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स की, अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस 10 मिनट में या 15 मिनट में या 1 घंटे में ये जानने वाली है, बेस्ड ऑन देयर व्यूज, स्टडी एंड टेक पोजीशन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेते हैं, और डेरिवेटिव आर प्रिफर्ड ओवर अंडरलाइंग एसेट द ट्रेडिंग पर्पज। ये केवल और केवल ट्रेडिंग पर्पज के लिए होते हैं, अपनी रिस्क मिनिमाइज के लिए होते हैं। और बहुत बार सेबी बोलता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर हेजिंग प्रोडक्ट्स, नॉट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लिवरेज प्रोडक्ट होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होती है इनकी, और फास्टर टू एग्जीक्यूट इन साइज, हाई वॉल्यूम होता है यहाँ पे। तो इस वजह से लोग यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। अब आते हैं आर्बिट्रेज। व्हाट इज द आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज एक ऐसी चीज है कि सेम टाइम पे एक जगह से खरीदा और उसी टाइम पे दूसरी जगह से यहां पे सस्ते में खरीदा, कितने सस्ते में खरीदा, और दूसरी जगह सेम टाइम पे यही चीज बेच दी महंगे में। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एनएसई और बीएसई। इसमें टाटा मोटर्स का एक शेयर ले लेते हैं, वो चल रहा है जैसे मान के चलो कि 800 रुपए, 801 रुपए। बीएसई में चल रहा है 800 रुपए। वो तुरंत क्या करेगा, यहां से खरीदा 100 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी या 1 लाख क्वांटिटी, और यहां 801 में बेच दिया उसी टाइम पे। अब इवनिंग में जब मार्केट क्लोज होगा तो ये इक्वल होगा, तो इसको जो डिफरेंस है 1 रुपए इसको मिल गया। तो इसको एक आर्बिट्रेज बोलते हैं हम सिस्टम को, जो प्राइस गैप का होता है। अब इसको चलते हैं आगे, क्या है यहाँ पे, कौन सी लैंग्वेज में ये पढ़ा रहा है। आर्बिट्रेज एक डील दैट प्रोडक्ट्स प्रॉफिट बाय एक्सप्लोइटिंग प्राइस डिफरेंस इन प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्रेज ओरिजिनेट व्हेन द ट्रेडर परचेज एन एसेट चीपली, यानी परचेज करता है एक एसेट को सस्ते में, इन वन लोकेशन, ठीक है, साइमल्टेनियस अरेंज टू सेल इट इज हायर प्राइस इज अनदर लोकेशन, दूसरी जगह पे उसको महंगी रेट पे बेच देता है उसी टाइम पे। सच अपॉर्चुनिटी लाइक अनलाइकली टू परसिस्ट वेरी लॉन्ग सिंस आर्बिट्रेजर वुड रश इनटू दीज ट्रांजैक्शन क्लोजिंग द प्राइस गेप इज डिफरेंट लोकेशन। हो सकती है, तो ये यही चीज बता रहा है जो मैंने आपको ये चीजें बताई, बस वही यहाँ पे है और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर इस वर्ड की बात करें तो ह्यूज वेराइटी, ह्यूज का मतलब बहुत सारी वेराइटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है इस टाइम पे, कि जितने में वो सोच नहीं सकता। मैं अगर बोलूं यहाँ पे 10,000, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो शायद 10,000 से भी कई गुना ज्यादा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दे आर ट्रेडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। कभी भी इसकी बात आएगी डेरिवेटिव की तो ये हमेशा ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, होल एक्सचेंज डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, एग्री डायरेक्टली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग काउंटर पार्टी ओवर द टेलीफोनिक अदर, इसको क्या बोलते हैं हम, ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। अगर कोई आपस में फोन पे या कुछ भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ओवर द काउंटर। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। ओके, आगे चलते हैं हम, बस यही चीज है यहाँ पे, कुछ खास ज्यादा है नहीं। हाँ, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव ये क्या होता है, कि इसके सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है,
कि ये क्या काम करते हैं, क्या हेल्प करते हैं। इट हेल्प इम्प्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इसमें प्राइस डिस्कवरी है ना, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है, अच्छी प्राइस हमको मिल जाती है डेरिवेटिव की वजह से। दूसरा, यहां पे हम इनेबल टू ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क, अगर कुछ ऐसी रिस्क आ जाए कि जिसको कैश मार्केट में अगर नहीं करना चाहे हम, तो हम यहां से उसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं अपने रिस्क को। ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो रिस्क है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। हु आर एक्सपोज, यानी कि अदर पार्टी को रिस्क बट हैव लो रिस्क एपेटाइट, लो रिस्क पे हम कर देते हैं, विद ए हाई रिस्क एपेटाइट से हम लो रिस्क पे चले जाते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वजह से। एग्जांपल यानी कि हेजिंग, हेजिंग हमने कर लिया। जैसे मान के चलो मेरे पास टाटा मोटर्स के 500 शेयर पड़े हैं, मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और मैं इसको बेचना भी नहीं चाहता, तो मैंने टाटा मोटर्स का फ्यूचर सेल कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अगर ये ऊपर गया तो मेरे को ज्यादा कुछ लॉस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस यहाँ पे हो रहा है। अगर ये नीचे गिरा तो जितना इसमें लॉस हो रहा है उतना मेरे को इसमें प्रॉफिट भी तो हो रहा है। तो ये अपनी रिस्क को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं नीचे जाके वापस तो ऊपर आएगा, तो जहां पे ये नीचे जाएगा उस जगह में इसको काट दूंगा, जितना यहाँ पे लॉस हुआ है वो यहां से मैं कवर कर लूंगा और नीचे से वापस उसको खरीद के और लेके मैं आ सकता हूं। इस तरीके से इसमें काम होता है डेरिवेटिव में। तो ये चीज है और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। बाकी यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटरी ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज, यानी कि मैंने वही चीज बताई सारी कि अपनी रिस्क को कम कर लेते हैं, अपने जो उसको एलिमिनेट करते हैं, अपने रिस्क को कम करके किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी कुछ है नहीं इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है वैसे भी। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आई है, वोरियस रिस्क फेस बाय पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव में कौन कौन सी रिस्क शामिल है। तो डेरिवेटिव में देखिए, एक तो इसमें 3-4 प्रकार की रिस्क होती है। एक तो लिवरेज इंस्ट्रूमेंट वाली रिस्क, लिवरेज वाली कि एक तो लिवरेज होता है। लिवरेज क्या होता है कि हम 10 रुपए में 100 रुपए का काम कर रहे हैं, तो ये एक लिवरेज होता है 10x का। या तो हम 100 रुपए लगा के 100 रुपए का काम करें, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर हम 100 रुपए का काम 10 रुपए लगा के कर सकते हैं तो ये लिवरेज प्रोडक्ट होते हैं, लिवरेज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको। तो इसमें 10 रुपए का नुकसान हुआ तो मेरा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x से मल्टीप्लाई होगा वो। तो वो इसमें ये चीज है कि ये लिवरेज प्रोडक्ट होता है। दूसरा काउंटर पार्टी रिस्क, अगर डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो जाए तो वो रिस्क है। प्राइस रिस्क, अपनी पोजीशन को, प्राइस रिस्क यानी कि पोजीशन हमने कुछ भी बनाई और वो अगेंस्ट में चली गई तो प्राइस का मतलब अपना लॉस तो होना ही है वैसे भी, तो ये वाली रिस्क हो सकती है। एक होती है लिक्विडिटी रिस्क, अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं हो, मैंने अगर खरीद रखा है, मैंने खरीद रखा है, मैं बेचना चाह रहा हूं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है अपनी सामने लिक्विडिटी की, सामने कोई लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, लीगल और रेगुलेटरी की रिस्क हो सकती है। एक ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है जिसको हम फ्रॉड, इनएडिकेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स की रिस्क है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया अपना। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि किस तरीके, क्या है क्या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, एन इंडेक्स ऑप्शन इज ए, इंडेक्स का जो ऑप्शन है वो क्या है, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। इस तरीके से क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पे, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले। द परचेज ऑफ शेयर, इसने क्या बोला, द परचेज ऑफ शेयर इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियस सेल इन डिफरेंट मार्केट टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस, यानी कि एक मार्केट से खरीद के वो दूसरे मार्केट में बेचता है, उनके प्राइस डिफरेंस का खाने के लिए या प्राइस डिफरेंस लेने के लिए, इज नोन एज आर्बिट्रेज। सिंपल है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड द फैसिलिटी, डेरिवेटिव क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमको, ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें, हम हेजिंग कर सकते हैं उसमें, आर्बिट्रेजिंग कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेज ड्यू टू ऑपरेशनल रिस्क। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको अभी छोड़ दिया कुछ चीजें। ये जो लास्ट वाली चीज है ना,
यहाँ पे देखो आप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, एक बार इसको हम कवर कर लेते हैं यहां से। ये रहा, ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड, इन एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि ये यही चीज है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसको बोलते हैं हम आरडीडी, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछते थे आरडीडी, व्हाट इज आरडीडी, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, ये चीज है। और ये डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग इन इक्विटी। ठीक है, ये जो आरडीडी है वो इश्यू कौन करता है, मेंबर ऑफ एक्सचेंज के लिए इश्यू होता है। और इसमें कुछ रिस्क वाली सारी चीजें वो शामिल होती है कि हम क्या क्या उसमें रिस्क हो सकती है, वो सारी चीजें। ठीक है, बस यही था इसमें, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। ऑपरेशनल रिस्क इन एडुकेटेड डिजास्टर प्लानिंग इंक्लूडेड लॉसेस, और कुछ है नहीं इसमें। सेकंड पे चलते हैं हम, इंडेक्स। यहां पे इंडेक्स की बात हो रही है कि इंडेक्स क्या है, अंडरलाइंग ऑफ इंडेक्स। देखो इंडेक्स क्या करता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडेक्स के बारे में टोटली। तो इंडेक्स क्या है, एक ये इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर किस चीज का, ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल मार्केट या एक सेक्टर का। इससे ये पता चलता है कि इंडेक्स अगर प्लस में है तो ओवरऑल मार्केट को हम क्या मानते हैं कि आज मार्केट प्लस में है। इंडेक्स अगर प्लस में है तो हम ये मानते हैं कि ये सेक्टर प्लस में है, कि बहुत सारे सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर के हिसाब से बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं, सेक्टर के हिसाब से इंडेक्स बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे जिस भी सेक्टर प्लस में है, जिस सेक्टर का इंडेक्स प्लस में है, वो मानते हैं कि वो सेक्टर अभी प्लस में चल रहा है, माइनस में है तो माइनस। ये एक ये दिखाता है हमको कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सेंटिमेंट दिखाता है हमको। ठीक है, इंडेक्स इज ए स्टैटिकल इंडिकेटर, यानी कि इसमें कुछ स्टैटिक्स के कुछ फॉर्मूले ऐड करके स्टैटिकल तरीके से एक इंडिकेटर बनाते हैं, जो क्या करता है, मेजर्स चेंजेस इन द इकोनॉमी। वो क्या करता है, मापता है इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर ओवरऑल मार्केट या पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, वो सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं आगे यहाँ पे, तो इसमें इतना कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है इसमें, वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां से बनता है। यहां से एक क्वेश्चन आता है, इंडेक्स। इंडेक्स इज ए इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट या पर्टिकुलर सेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल मार्केट या पर्टिकुलर सेक्टर को। सर्वे बेंचमार्क पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, यानी कि मैनेज पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए वो सारी चीजें ये बनाए जाते हैं। इसको बिलोंग टू आइदर और इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड यूज द स्टॉक इंडेक्स इज मेजर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे ये सारी चीजें वो देखी जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बस एकमात्र ये वाला, व्हाट इज द स्टॉक इंडेक्स। वहां पे 4 क्वेश्चन ऑप्शन आएंगे। इंडेक्स इज इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल मार्केट और पार्टिकुलर सेक्टर, या और ऑप्शंस आ जाते हैं। और जो सेक्टर क्या नाम है, इंडेक्स जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं, स्टॉक में बनते हैं, बॉन्ड के, टी बिल्स के, अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंस सिक्योरिटी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये बनते हैं। आगे चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस।
ये आता है टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है भाई? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तो देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का हम यूज किस तरीके से करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन की आपको परिभाषा दे देता हूं कि किसी भी कंपनी का एम कैप बनाते हैं अपन, तो उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई, इसको गुणा करते हैं किससे? उसकी प्राइस से। जैसे मान के चलो HDFC बैंक के 1 लाख शेयर है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और इसकी प्राइस चल रही 2,000 रुपए पर शेयर, तो इसका मार्केट कैप कितना होगा? 1 लाख इंटू 2,000, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 20 करोड़। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, उसको एम कैप के बेसिस पे यहां पे ये बोल रहे हैं कि इसका कितना, एक एग्जांपल लिया है यहां पे 4-5 कंपनियों का, कि ये इनकी प्राइस थी और ये नंबर ऑफ शेयर है। इक्विटी शेयर हमेशा फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमेशा फिक्स रहते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में जो भी आए इसको टोटल करो। टोटल करने के बाद में इनका एक रेशियो निकालो, ये किस किस रेशियो में है। अगर ये इन जो भी टोटल आए, जैसे मान के चलो कि 20 लाख आ गया, अब इनका टोटल कितना हो गया? जैसे 100 से अपन ने कर दिया, 100 से डिवाइड करके या 1 में डिवाइड करके इसके एक रेशियो डिसाइड कर देंगे फिक्स ही, 0.13, 0.15 या 0.50, ऐसा करके इसका एक फिक्स करके एक इक्विवेलेंट टू 1, ऐसा इसका एक टोटल कर लेते हैं। मतलब रेशियो निकालना है और ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे ये पूछा है, ये एक एग्जांपल देके कि पहले ये था, अब इसकी प्राइस ये हो गई, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अब कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे हम? पहले मार्केट कैप ये था, ठीक है, और पहले उनका वेटेज इस तरीके से था। ये वेटेज निकाल लेना, कैलकुलेशन बेसिस है, ज्यादा कुछ है नहीं। वेटेज कैसे निकालेंगे? जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई टोटल लिख दिया ये। अब ये इक्विवेलेंट टू 1 है, ठीक है, इसको 1 में डिसाइड कर दो। और अब जैसे ये निकालना है, इसका आंसर निकालना है, तो अपने को क्या करना है? जैसे 3,000 डिवाइडेड बाई 18,800 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी परसेंटेज आएगा उसमें डिवाइड बाय 100 कर देना, डिवाइड बाय 100 कर देना, या फिर इसको हटा दो, ये मल्टीप्लाई करो ही मत। अब जो भी आएगा यही आएगा आंसर इसका, ठीक है। अब जो नया इन्होंने निकाला है वेटेज, वेटेज किस तरीके से लिया कि पहले तो ये वेटेज था, अब इसका वेटेज बढ़ के अपने को चेंज करना है वेटेज, यानी कि प्राइस अब ये हो गई, तो मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई इसको करो, अब ये वाला, अब टोटल हो गया जो पहले 18,500 था, 18,800, अब ये 42,500 हो गया। तो अब जो नया लेंगे वो कैसे लेंगे? 13,000 मल्टीप्लाई 42,500। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप भी, चलो आपके सामने करके ही दिखा देता हूं मैं, पहले वाला भी दिखा देता हूं और अभी वाला भी दिखा देता हूं। पहले वाला तो ये था 3,000 डिवाइडेड बाई 18,800, कितना आया? 0.1595, यानी कि इक्विवेलेंट टू 16, ठीक है। और अभी वाला कितना आया? 13,000 डिवाइडेड बाई 42,500, कितना आया? इक्विवेलेंट टू 0.31, यानी कि 31% ले रखा है पूरे मार्केट में, 31% लगभग हिस्सेदारी ले रखी है। तो इसका ये इस तरीके से होता है, कैलकुलेशन निकलती है, ठीक है। पहला ये मार्केट कैप के बेसिस पे आपका हो गया, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको।
दूसरा आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेक्स। इसके बेसिस पे अब ये सबसे पहले ये चीज ये आती है दिमाग में कि फ्री फ्लोट क्या होता है। फ्री फ्लोट का मतलब है जो ट्रेडिंग के लिए अभी अवेलेबल है, जस्ट ट्रेडिंग के लिए जस्ट अवेलेबल ऐसे फ्री स्टॉक पड़े हो, उनको हम फ्री फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, इन वारियस बिजनेस इक्विटी होल्डिंग डिवाइडेड डिफरेंटली अमोंग, यानी कि स्टेक होल्डर्स के पास में पड़ी रहती है। हर एक कंपनियों की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होती है, या तो प्रमोटर्स के पास में होगी, या इंस्टीट्यूशंस के पास में होगी, या कॉर्पोरेटर्स के पास में होगी, या इंडिविजुअल्स के पास में होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि वो अब यहां पे ये देखते हैं कि फॉर द इमीडिएट ट्रेडिंग इज कैटेगराइज एज फ्री फ्लोट। अगर कुछ ऐसे शेयर्स जो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है अभी के अभी, उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। और सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट किसका है? HDFC बैंक। अगर इंडिया में बात करूं फ्री फ्लोट की तो सबसे ज्यादा अवेलेबल है HDFC बैंक। सेकंड नंबर पे थोड़ा सा मैं मान सकता हूं रिलायंस को मान सकता हूं, रिलायंस को ज्यादा नहीं मानूंगा। पहले नंबर पे इसमें लगभग 95% फ्री फ्लोट शेयर्स अवेलेबल है, जो किसी के पास गिरवी नहीं रखे, गिरवी नहीं पड़े किसी के पास में, और फ्री मतलब अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, ऐसे शेयर्स को फ्री फ्लोट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रिलायंस, इसके तकरीबन 80-90% के करीब फ्री फ्लोट है, 80-85% के आसपास। थर्ड में आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी, इसके फ्री फ्लोट में बहुत सारे पड़े हैं। तो ये एग्जांपल दे दिया। तो ये फ्री फ्लोट के बेसिस पे ये इंडेक्स क्रिएट होता है, जिसका ज्यादा वेटेज, जिसके ज्यादा फ्री फ्लोट शेयर पड़े उसका ज्यादा वेटेज होगा, इस हिसाब से ये बनाते हैं। थर्ड है, अब यहां पे एक एग्जांपल्स आ जाता है कि सेंसेक्स, निफ्टी और SX 400, ये किसके एग्जांपल है? अपने जो सेंसेक्स निफ्टी चलते हैं ये फ्री फ्लोट के बेसिस पे बनाए गए अपने इंडेक्स है। ठीक है, थर्ड आता है अपना, ये थर्ड आता है प्राइस वेटेज इंडेक्स। अब ये क्या बला आ गई भाई, प्राइस वेटेज इंडेक्स, जिसकी जितनी ज्यादा प्राइस उसका वेटेज उतना ही ज्यादा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? प्राइस का भी वेटेज होगा यहां पे। तो निकालते कैसे? अब यहां पे देखते हैं थोड़ा सा हम, जिसकी प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ी उसका वेटेज उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे टोटल अगर मैं बात करूं यहां पे, इनकी टोटल प्राइस कितनी थी? 1250। 150 डिवाइड बाई 1250, जो भी वेटेज आएगा ये वाला आएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं कैलकुलेटर से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, अब आप ये देख लीजिए, जैसे 150 डिवाइड बाई, क्या ये इक्विवेलेंट आ रहा है इसके? तो ये ऐसे ही निकलता है। अब जो नया आया है, अब ये कितना हो गया, इन सबका टोटल कर लीजिए नई वाले प्राइस के हिसाब से, इनका कितना हो जाएगा वो न्यू वाले के हिसाब से हो जाएगा। जैसे 650 डिवाइड बाई, अब इसका जो वेटेज है वो कितना होना चाहिए? थोड़ा सा यहाँ पे एक कैलकुलेशन आती है कि प्राइस जिस मूवमेंट से बढ़ा है, कितना परसेंटेज से बढ़ा है, यहाँ पे परसेंटेज को इन्होंने शामिल किया है। जैसे पहले कितना था? 0.12%, 0. यानी कि 12% मान लीजिए, आपको मोटा मोटा 12% इसका वेटेज था। अब इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 333% से बढ़ के हो गया। जैसे मान के चलो लगभग मोटा मोटा 4.5 गुना हो गया। 4.5 गुना में एक हटा दो तो ये लगभग 333, यानी कि 433 में से -100 करेंगे हम। कैसे करेंगे भाई? कितना परसेंटेज हुआ? चलो कैलकुलेटर निकालते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा।
पहले 150 अमाउंट था और अभी हो गया इसका 650। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना बढ़ गया है इसका, 500 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में निकालना है तो इतने परसेंट से चेंज हो गया। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 650 माइनस 150, यानी कि बढ़ा कितना, अमाउंट कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 500 रुपए बढ़ गया। 500, बेस अमाउंट किसको लेंगे, 150 से, 150 का डिवाइड करेंगे इनटू परसेंटेज कर देंगे इसका, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोबारा, 500 डिवाइड बाई 150, अरे ये परसेंटेज हो गया, इस तरीके से परसेंटेज में आ गया 333। अब 333 हुआ है तो 12 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस परसेंटेज से, तो 12 में 333 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 कितना हो गया। अब कितना होना चाहिए, ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये आपसे कहीं पूछेगा नहीं, केवल थ्योरी आती है यहाँ पे, ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो ये इस तरीके से निकलता है। आ गया, तो इस तरीके से आप सारी चीजें ये कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं हम 4th नंबर पे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, डाउ जोन्स और निक्के 225 आर पॉपुलर प्राइस वेटेज इंडेक्स। इक्वल वेटेज इंडेक्स का मतलब हो गया जितने भी स्टॉक्स है सबको बराबर बांट दो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर 20 स्टॉक है तो सब में बराबर 5-5% बांट दो, 10 है तो सब में को 10-10% दे दो, और अगर 5 ही है तो सबको 20-20% दे दो। ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स है, ये हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, ये मार्केट बिहेवियर को बताता है इंडेक्स। मतलब इंडेक्स क्या बताता है, ये मार्केट बिहेवियर को बताता है, मार्केट का एक इंडिकेटर होता है, मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। ठीक है, इसको मेंटेन किस तरीके से करते हैं, प्रोफेशनली मेंटेन किया जाता है भाई, इसकी कुछ कंपनियां बनी हुई है। अब यहाँ पे इंपैक्ट कॉस्ट आता है, इंपैक्ट कॉस्ट ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपैक्ट कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट इज द लिक्विडिटी। इंपैक्ट कॉस्ट क्या होता है, बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस है। बायर बोलता है भैया मैं 100 रुपए में खरीदना चाह रहा हूं, सेलर बोलता है मैं 101 से कम में नहीं बेचूंगा। ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं इंपैक्ट कॉस्ट। जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट आएगी यहां पे। ठीक है, ये लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इंपैक्ट कॉस्ट बहुत कम होगी। ठीक है, अब जैसे बायर सेलर बहुत ज्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक में आप कभी सेलिंग करने जाओगे, बाइंग करने जाओगे, तो आपको 2000 रुपए का शेयर चल रहा है अगर मान के चलो, तो 2000.10 आएगा, और ये तो आ गया अपना बेचने वाला, खरीदने वाला आएगा 2000 पे। अब ये बढ़ के वापस हो गया, ये 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 15 या 20 पे। तो इनमें तो केवल 5 पैसे का डिफरेंस है, और यहां पे 1-1 रुपए का फर्क आ रहा है 100 रुपए पे, यहां पे 2000 पे भी 5 पैसे का डिफरेंस है। तो ये होती है इंपैक्ट कॉस्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज द इंपैक्ट कॉस्ट, लिक्विडिटी से रिलेटेड होती है। बाकी आपको मैंने समझा दिया। अब इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है बहुत लंबा चौड़ा, कि ये इंपैक्ट कॉस्ट है, ये नहीं है, ये है, बाकी मैंने समझा दिया, बस वही होता है। इसको बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं बिड और आस्क का स्प्रेड। यहाँ पे ये आ गया बिड और आस्क का स्प्रेड। बिड का मतलब होता है खरीदने वाला, आस्क यानी कि बेचने वाला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को स्प्रेड बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, अब इंडेक्स का मैनेजमेंट चलते हैं। इंडेक्स जो ये इंडाइसेस हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और जो भी सारे
निफ्टी बैंक हो गया, फिन निफ्टी हो गया, जितने भी है इनको बनाता कौन है भाई? बीएसई में तो एक बीएसई की एक कंपनी है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो इसको मैनेज करती है। एनएसई में तो एनएसई इंडाइसेस लिमिटेड के नाम से बनाई हुई है, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन करती है। टाइम भाई काफी हो गया यार। अब इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है? वेल डाइवर्सिफाइड। अब इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है? अब यहां पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंडेक्स को बनाने की कुछ मेथड्स हैं। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन ऑल अबाउट चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक्स और द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी के बेसिस पे बनाया जाता है। इनको एडजस्ट करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस, यानी कि इनके हिसाब से इनको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इनकी प्राइस को। राइट इश्यू, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन, इनके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत इसको वो कर देते हैं इनकी प्राइसेस वगैरह को। और इंडेक्स को बनाने का जो तरीका है वो क्या है क्या नहीं है, ये वेल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। उनकी जो मेन क्वालिटी होती है वो क्या होती है? डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी होनी चाहिए उसमें हद से ज्यादा। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि बिल में हर एक सेक्टर, जितने भी सेक्टर बने हुए सबके स्टॉक होने चाहिए, और ऐसे टॉप वाले स्टॉक होने चाहिए जिनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है। A well diversified index reflect the behavior of overall market or economy, while diversification help in the reducing risk of impact cost or other risk। ऐसे स्टॉक नहीं हो कि वो 10-10, 20-20% के रोज सर्किट लगा रहे हो। ऐसे स्टॉक हो जो 1-1.5% की मार्केट में ट्रेड करते हो। 1 मिनट। अब बहुत ज्यादा इसमें बचा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा है, वो हम देखते हैं। हाँ, इंडेक्स को जो है वो स्टॉक्स का जो प्री डिफाइन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि स्टैटिक्स का कुछ फॉर्मूला लगा के इसको एक बनाया जाता है और उसी के बेसिस पे डिराइव करता है। और फाइनल डिसीजन जो होता है इसको बनाने का, वो जो इनकी जो कमेटी वगैरह है, इंडेक्स कमेटी इसको बोलते हैं, इंडेक्स कमेटी, वो डिसाइड करती है फाइनल कि किसको लेना है किसको हटाना है। और इनका जो यहां पे कहीं भी नहीं दे रखा बुक में, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स का जो मैनेजमेंट है किसी भी, उसको हम कितने टाइम में प्लस माइनस करते हैं। तो ये होता है मैक्स मिनिमम 6 मंथ और मैक्स 1 ईयर। 1 ईयर में इंडेक्स का एक इवेल्युएशन होता है, उसका दोबारा से उसको देखा जाता है कि इसमें कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसको हम हटा सकते हैं, कौन सा इसमें ऐड करना है, वो सारी चीजें ये 6 मंथ टू 1 ईयर के बीच में होता है। यहाँ पे कहीं नहीं है पर ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स का मेंटेनेंस और इंडेक्स का रिवीजन किस तरीके से और कौन कौन सी कंपनियां करती है। मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ द इंडेक्स इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो अभी मैंने बताया स्टैटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज है, मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज है, उनके बेसिस पे इसको बनाया जाता है। और इसका इंडेक्स का जो रिवीजन होता है कंटिन्यूसली एक्सरसाइज टू इंश्योर दिस इंडेक्स कैप्चर और मोस्ट वाइब्रेंट लॉट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि इसका लॉट वगैरह का ये देखा जाता है कि ये लोड साइज को कम करना है ज्यादा करना है, वो सारी चीजें वो टाइम टू टाइम पे बताया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस ये कहीं भी नहीं आता। इंडेक्स फंड का इसका भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इंडेक्स डेरिवेटिव ये आपको बता दिया कि क्या होता है इंडेक्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है विद इंडेक्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स पे ये डिराइव करता है, उसके थ्रू ये अपने खुद के हिसाब से नहीं चलता है। तो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है वो क्या काम आते हैं, वो अपने हेजिंग के प्रोडक्ट्स है। दूसरा है अपना सेकंड आता है अपना ईटीएफ। व्हाट इज द ईटीएफ? ये होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि एक ऐसी टोकरी होती है जिसमें बहुत सारी अपने शेयर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड क्या है, वो थोड़ा सा ईटीएफ टाइप का ही एक सिस्टम होता है। तो म्यूचुअल फंड कोई भी होता है वो भी एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होता है, उसमें हम कुछ पैसा डालते हैं तो वो एक ही स्टॉक में ना लग के पूरी जितने भी स्टॉक्स है इसमें उसमें लगता है। उसी तरीके से एक ईटीएफ होता है, ये एक्सचेंज अपने खुद के हिसाब से निकालते हैं
म्यूचुअल फंड होता है वो एक कंपनी के हिसाब से बनाती है, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से एक बास्केट बनाती है, क्रिएट करती है अपने कुछ सिक्योरिटीज बोलते हैं अपने शेयर्स को बोलते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी का जो शेयर है उसको सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ लॉसेज भी हैं, और यहाँ पे ये जो आता है ईटीएफ में ये होता है स्मॉलर डिनोमिनेशन और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से ये सबसे ज्यादा फेमस है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इम्पैक्ट कॉस्ट, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इम्पैक्ट कॉस्ट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। वो किस तरीके से आता है? वो किसी भी तरीके से आ सकता है। इम्पैक्ट कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए कि इम्पैक्ट कॉस्ट होती क्या है। वो होती है बायर और सेलर के बीच का जो स्प्रेड है, बाई सेल का स्प्रेड है, उसी को हम इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जो उनकी लिक्विडिटी होती है उसका बीच का डिफरेंस है। यानी कि यहां पे पूछा जा रहा है इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो। इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो कब होती है? जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो। जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो तो इम्पैक्ट कॉस्ट लो होगी। यहां पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या है यहां पे, इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन सिस्टम इज पुअर, यानी कि सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं हो तो इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है। अरे नहीं भाई, इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आ गया फॉल्स, गलत आ रहा है यहाँ पे, ये गलत आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअली पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। कहीं भी कुछ भी आ जाए, लैक ऑफ लिक्विडिटी की बात हो रही हो तो अपने को क्या देखना है? इम्पैक्ट कॉस्ट उसका आंसर रहेगा भाई, इम्पैक्ट कॉस्ट। और इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, 2 क्वेश्चन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जो होगा अपना फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बारे में होगा। उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, इनमें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। और उसके बाद में जो 5 नंबर का जो चैप्टर है वो आता है अपना स्ट्रेटेजीज का, कि हम कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, कौन से में कौन सी वाली। वहां पे सबसे ज्यादा मजा आने वाला है हमको। लेट्स सी। ओके, बाय बाय।